क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का आंसर नंबर 8 कह रहा है एक स्टैचू 1.6 टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, एक पेडिस्टल की बात कर रहा है। पेडिस्टल क्या होता है गाइस? तो पेडिस्टल आपने सुना होगा, मूर्ति किसी चीज़ के ऊपर जब रखी जाती है, जिस चीज़ के ऊपर रखी जाती है मूर्ति, उसी को हम क्या कहते हैं? पेडिस्टल। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया दोस्तों, तो आपको पक्का कह रहा हूँ अभी तो आप समझ में भी आ सकता है, पर बाद में आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझ में नहीं आएगा। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर। कह रहा है एक स्टैचू 1.6 टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, एक पेडिस्टल की बात कर रहा है। पेडिस्टल क्या होता है गाइस? तो पेडिस्टल आपने सुना होगा, मूर्ति किसी चीज़ के ऊपर जब रखी जाती है, तो जिस चीज़ के ऊपर रखी जाती है मूर्ति, उसी को हम क्या कहते हैं? पेडिस्टल। मान लो क्या है हमारे पास, मुझे इस पेन को रखना है, क्या ये मूर्ति है? और मूर्ति को मेरे को जिसके ऊपर रखना है, मान लो ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रखना है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इस पेन को, यानी ये जो स्टैंड है एक तरीके से, इसको हम पेडिस्टल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने रखा है, ये मेरी मूर्ति हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इसका डायग्राम आपको साथ के साथ बना के समझाऊंगा, जिससे कि क्या है, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी कि मैंने क्या करा, एक इस तरीके से पेडिस्टल बना लिया, ठीक है। आपको सर ऐसा तो होता नहीं है, पर ऐसा ही होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बना लिया, इसके ऊपर ये पेडिस्टल है मेरा, ठीक है। क्या है? पेडिस्टल। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? पेडिस्टल बोलेंगे। अब इसके ऊपर क्या रखना है दोस्तों? एक मूर्ति रखनी है। क्या रखनी है? मूर्ति। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैचू। इसी को मैंने बोला मूर्ति है भाई ये मेरी। और ये जो मूर्ति है ना, कितनी ऊंची है, तो इसकी देखो हाइट करके, स्टैचू कितनी मीटर लंबी है? 1.6 मीटर लंबी है, लेंथ है। तो इसकी हाइट है 1.6 मीटर। यहाँ तक तो हमें नहीं पता नीचे की हाइट क्या है, इसकी हाइट पता है 1.6 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, भूमि के एक बिंदु से, मतलब जमीन, यानी कि इस तरीके से लिया, जमीन के किसी पॉइंट से, लो भाई मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ से, इस पॉइंट से मूर्ति के शिखर, यानी कि टॉप ऑफ द, टॉप की बात ये कर रहा है, शिखर इसी को कहते हैं, किस चीज़ के? मूर्ति के। तो मूर्ति का शिखर तो ये हो गया ना। तो इसको जब मैं ऐसे करके देखता हूँ, देखा क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण बना है। तो उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है दोस्तों? नीचे बनता है, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे बनता है। कहाँ बनता है? उन्नयन कोण नीचे बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इतना समझ में आया? अब क्या कह रहा है देखो, कितने डिग्री का एंगल, और क्या कह रहा है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पहले कह रहा था मूर्ति के शिखर का, यानी कि ये जो मूर्ति है इसके शिखर पे जाओ, और फिर क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल के शिखर मतलब ये पेडिस्टल थी, अब इसके टॉप पे जाओ, इसके टॉप को देखो, का उन्नयन कोण कितना है? 45 है। तो अब खुद बताओ, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, पहले कम दूर गया तो 45 लेके चलूँगा, ठीक है। और जब मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा और ऊंचा जाऊँगा, तो ऊंचा जाऊँगा तो इसका मतलब क्या है गाइस? एंगल क्या होगा मेरा? दूर ऊपर गया ना, ऊपर की तरफ, तो एंगल मेरा बढ़ जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे बता रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर ऑफ द टॉप, मतलब इस स्टैचू के टॉप से, इस पॉइंट से एलिवेशन का एंगल कितना है? 60। मतलब जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ बिल्कुल, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से, इस पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये जो पेडिस्टल है ना दोस्तों, इस पेडिस्टल के टॉप पे जब मैं जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी मुझे इतने की हाइट निकालनी है। अब देखो ये डायग्राम बहुत बेकार लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, इसको मैंने क्लीन करके यहाँ बना दिया। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हम समझा चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, ये इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इसको मैं यहाँ पे सी बोल सकता हूँ, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? डी। 4 पॉइंट आ गए। इतनी सी चीज़ क्या है हमारे पास? पेडिस्टल है। और ये ऊपर वाली चीज़ क्या है? मूर्ति है, यानी कि स्टैचू है, ठीक है। अगर मेरे पास छोटे वाला साइज़ क्या है? 45 है, तो इसके सामने वाले को मैं पी बोलूँगा, और ये तो हमेशा मेरे लिए क्या होगा? बेस होगा, यानी कि आधार होगा, ठीक है, जिससे हम शॉर्टकट में बी के नाम से भी जानते हैं। और जो एंगल होता है उसके सामने वाले को हम पी बोलते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में तो पी इतना होगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरे की पूरी साइज़ क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला क्या था, क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला क्या था, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या? पेडिस्टल की ऊंचाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो जो फाइंड करना होता है दोस्तों, उसी को पहले लेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि इसको एच मान लिया। माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है दोस्तों? एच। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख ही रहे हो, शुरू की 5-6 वीडियो आप देख चुके हो।
अगर आपने नहीं देखे तो उस जाके ज़रूर देखना। और आपने देखा होगा कि हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी दो ट्राइंगल बनता है तो छोटे वाले को मैं पहले लेता हूँ, जिससे क्या हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, तो दो ट्राइंगल बनेगा तो हमें एक ही काम करना है, किसका फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, tan का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है, tan का फॉर्मूला लगाना है। और हमेशा आपको इन तीन चीज़ों का याद रखना है कि tan 45 कितना होता है, tan 30 कितना होता है और tan 60 कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले ए बी सी। तो ए बी सी, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में यानी कि छोटा है तो छोटे वाले में छोटा एंगल लेना पड़ेगा। कितना है दोस्तों, 45। तो 45 की बात करेंगे तो tan का फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब दो ट्राइंगल बनेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब बटे में आधार। और लंब क्या होता है, जो थीटा होता है उसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो पी बोला मैंने, और पी की ऊंचाई क्या है, हमें नहीं पता पी की ऊंचाई क्या है। तो देखो, पर हमने इसको क्या मान लिया, एच मान लिया है। तो आप यहाँ पे छोटा सा एच लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, डिवाइड में बी है, और बी की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। तो इसका नाम क्या है, ए बी, यानी इसका नाम ए बी है, तो इसको ए बी बोल देंगे। और ये थीटा था, थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, थीटा को एंगल बोलते हैं। तो कितना एंगल दे रखा है, छोटे वाले हैं 45, तो यहाँ पे मैंने 45 रख दिया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। tan 45 कितना है, तो देखो tan 45 1 है, तो मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। tan 45 की वैल्यू डायरेक्टली 1 रखा, इक्वल टू में h की जगह तो h रखेंगे, क्योंकि हमें h की वैल्यू पता ही नहीं कितनी है। और ए बी कितना है, ए बी का भी नहीं पता, तो ए बी की जगह ए बी आ गया। इसके नीचे 1 रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो दोस्तों, 1 इंटू में ए बी इक्वल टू में क्या होगा, 1 इंटू में एच। ठीक है ना मेरी बात, इस ए बी को एक से गुना करेंगे तो ये भी लिखा, और एक से एच को करेंगे तो एच। अब जब भी एक से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है जो ए बी सी डी में लिखा रहता है। तो ए बी को एक से करूँगा तो ए बी आएगा। इसी तरीके से अगर मैं एच को एक से करूँगा तो क्या आएगा, एच आएगा। इसको क्या करोगे दोस्तों, समीकरण 1 बोल दोगे। ठीक है, पहले ट्राइंगल का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेना, हमेशा दो ट्राइंगल का यूज़ करना है। तो दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए बी डी। आप ये मत बोलना ए सी डी करेंगे, नहीं, हमेशा क्या करना है, ए बी डी करना पड़ेगा। ए बी डी मतलब जिसमें 90 डिग्री आता है ना, ये वाला, ये पॉइंट जरूर आना चाहिए। तो ए बी और ये वाला लाइन लेंगे बड़े वाला। ठीक है, तो क्या बोलूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या बोलोगे, आगे ना इस ए बी डी में, ए बी डी, तो ए बी डी में यहाँ पर भी दो ही ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल है तो दोस्तों यानी कि नीचे वाले का यूज़ करेंगे और हम उसका यूज़ करेंगे ऊपर वाले का। तो ऊपर और नीचे में क्या बनता है, एक फॉर्मूला tan थीटा, वही जो यहाँ पे ऊपर में था। तो आप, मैं तो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, पर आपको ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की। ठीक है, तो लंब बटे में आधार बोलोगे। आप खुद बताओ थीटा कितना है बड़े वाले के लिए, बड़े वाले के लिए थीटा कितना दिख रहा है, ये पूरा कितना दिख रहा है, पूरा है ना। तो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़े वाले में कितना थीटा है, तो आप बोलोगे सर 60 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, tan 60 डिग्री, और उसके बाद क्या लिखोगे, इक्वल टू का साइन पी। तो पी कितना है, ये पूरी लाइन है, पी ये पूरी लाइन है ना, पी ये पूरी लाइन है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इस पूरे को आप बोलोगे सर इसको प्लस करो, प्लस इसको प्लस करो। तो इसका मतलब क्या है, इतने का एच है तो एच लिखूँगा, प्लस ऊपर वाले का मतलब कितना है 1.6, तो 1.6 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, डिवाइड में बी आ रहा है, और बी कितना है मेरा, इसका नाम क्या है, बी सी है। तो यहाँ पे बी सी नहीं है, ए बी है दोस्तों। और वैसे आप चाहो तो ए बी की जगह एच रख सकते हो, पर अभी नहीं रखेंगे, अगले स्टेप में रखेंगे। तो यहाँ पे ए बी रखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब क्या करोगे दोस्तों, देखना ध्यान से। अब इनकी जिसकी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू साथ के साथ हम रख देते हैं। देखो पी की जगह मैंने क्या करा, इसको ऐड करा, प्लस में इसको ऐड करा है, यानी एच प्लस में 1.6, तो ये लिखा एच प्लस में 1.6। ठीक है, और फिर नीचे क्या था, बी था, बी का मतलब नीचे वाली लाइन, तो नीचे वाली लाइन का नाम क्या, ए से लेकर के बी, तो ए बी लिख दिया। अब क्या इनकी वैल्यू मुझे पता है क्या, देखते हैं, हमें पता है। तो देखो tan 60, तो tan 60 कितना होता है, आपको सर tan 60 तो ये रहा √3, तो इसकी जगह हमने क्या रखा, √3 रखा, इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब 1 एच प्लस में, तो एच की जगह एच, प्लस की जगह प्लस, 1.6 डिवाइड में क्या होगा, ए बी। क्या ए बी की वैल्यू नहीं पता, आप कहोगे सर ए बी की वैल्यू तो ये रही, देखो क्या ए बी की जगह एच आ रहा है। तो अब मैं एच की जगह ए बी रखूँ या ए बी की जगह एच रखूँ, मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, एच निकालना है ना। तो एच तो रहेगा ही, एच को नहीं हटाना, तो एच को रखना है और दूसरे चीज़ को हटाना है, तो ए बी को हटाते हैं। ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ पे ए बी की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो रख दो एच, और यहाँ पे ऐसे लिख देना, ए बी बराबर में क्या होता है, एच है पहले से ही, 1 से। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मेरी बात समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आ गई तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब ये मत करना पॉइंट हटाने लगना, पॉइंट हटा के 10 ला रहा, नहीं करना दोस्तों, गलत हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट हमेशा लास्ट स्टेप में हटाते हैं। तो ये एच लिखोगे। अब देखो ध्यान से, ये इस तरह से हो गया। आप ये आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या होगा,
√3 इंटू का साइन h बोलोगे इक्वल टू का साइन, इसको इससे 1 से इंटू करेंगे तो 1 इंटू में h प्लस में 1.6 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ गए। अब इसको इससे इंटू करूँगा तो क्या आएगा आप खुद ही बताओ। आप कहोगे सर ये तो गिनती हो इंटू हो ही नहीं सकता क्योंकि h वाला अलग है और रूट वाला अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये तो आप समझ गए कि √3 को इससे करूँगा तो √3h हो गया इस तरीके से। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना होता है, जो ABCD वाला होता है उसे पहले लिखते हैं और रूट वालों को बाद में लिखते हैं। देखो मैं तुम्हें और समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे आगे हम, ये मैंने करा √3 इंटू में मैंने लिखा x, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, x और √3 लिखते हैं हमेशा, यानी XYZ वाला पहले लिख दो और रूट वाला बाद में। जैसे √3 इंटू में h आएगा तो मैं क्या लिखूँगा, h पहले लिखूँगा और √3 बाद में लिखूँगा। तो यहाँ पर भी तो वही क्या है, √3 इंटू में h है ना, देखो √3 इंटू में h है तो h √3 लिखा, तो यहाँ पर भी h पहले लिख दिया, √3 बाद में। ठीक है, ओके। अब इधर की तरफ क्या होगा, 1 को इससे इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर इसी को इससे इंटू करेंगे तो हमेशा सेम ही आता है, तो 1.6 लिखोगे। ठीक है, 1 नहीं आएगा, ये 1h था। ठीक है, और ये क्या आएगा 1.6। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में दोस्तों आप बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे आसान तरीका पड़ेगा आपके लिए, हमेशा क्या करो, लाइक टर्म सुना होगा ना अपने, एक जैसे चीज़ों को एक जैसे के पास लाते, तो ये h है और ये भी h है तो इसको अपने पास बुला लो। तो ये तो पहले से लिखा है h √3 और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में क्या होगा 1.6 बचेगा, क्योंकि ये प्लस था ना अकेला लिखा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अकेला ये बचेगा तो 1.6 बचेगा प्लस का ही। अब फिर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो h है और h है, तो आपके पास h कॉमन आ रहा है, क्या लिखोगे इक्वल टू और √3 - 1। इस कॉमन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, इस कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज़ बाहर आ चुकी है वो नहीं आएगी, और जब सेम चीज़ बाहर आ जाए तो हमेशा याद रखना 1। अगर आपको ये और सीखना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, कॉमन बाय MMT माथे में टिक डालना, आपको वीडियो यूट्यूब पे जरूर मिलेगी या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पे ये h कॉमन आ गया तो मैंने h बाहर लिया, √3 अंदर बचा, और यहाँ पे जब ये सेम बाहर आ गया तो जब सेम बाहर आता है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बचता है। ये कैसे होता है, इसका पूरा लॉजिक जो है आपको अगले डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इक्वल टू में क्या है पहले से ही 1.6 है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे जगह खत्म हो गई तो मैं इस तरफ नोट कर दे रहा हूँ, जिससे क्या आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा मैं। अब देखो ये तो सामने में आगे कॉमन लिया तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो जब ये मल्टीप्लाई है तो अपनी साइड जब चेंज करेगा नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब डिवाइड होगा, तो h को यहीं रखना है और 1.6 डिवाइड में क्या होगा √3 - 1। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया और हमें इस क्वेश्चन में h ही निकालना था। देखो पर याद करो आपने 9th में पढ़ा था भाई, नीचे में डिवाइड में रूट नहीं आना चाहिए, रूट आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो बस आप इतना लिख देना, हिंदी में क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पे। तो करते कैसे हैं, जो आया ना इसको सेम टू सेम उतारो, और इसको यहाँ पे तो पहले ब्रैकेट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, जब भी ये फ्रैक्शन वाला साइन आता है यानी बटे वाला साइन आता है तो ऊपर में या नीचे में कुछ भी दो चीज़ें आती हैं, प्लस और माइनस में, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट होना चाहिए। अब कैसे करते हैं, देखो सिंगल वाले में क्या करते हैं, ये देखो दोस्तों यहाँ पे अगर सिर्फ अकेला है तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, जो √3 लिखा है उसी से √3 से इंटू कर दो, उसी से एक बार डिवाइड कर दो, फिर आप कर सकते हो। पर यहाँ पे अकेला नहीं है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, तो दो चीज़ों वाला कैसे करते हैं, जो नीचे लिखा है उसी को गुना का निशान डालो, √2 लिखा है तो √2 लिखो, बस यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो दोस्तों हम क्या करते हैं माइनस कर देते, और 1 है ना तो यहाँ पे 1 लिख दो, और फिर जो ऊपर लिखा है इसी को नीचे लिख दो। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखो अभी मैं समझाया ना मैंने आपको कैसे, जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिखो। अब माइनस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 1 की जगह 1, फिर इसी नंबर को दोबारा से एक बार नीचे लिख देंगे और ब्रैकेट में डालना जरूरी है। ठीक है, अब h की जगह तो h आएगा। अब यहाँ पे एक बार देखो, एक बार प्लस में माइनस में होता है और एक बार प्लस में, तो एक फार्मूला होता है x - y और क्या होता है x + y, और जब साथ में लिखा रहे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू में क्या आता है x² - का y², एक ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो h की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये तो सेम आ जाएगा ऊपर वाला 1.6 √3 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में। ये क्या करा मैंने, एक बार देखो x की जगह x है, यहाँ पर भी x की जगह है, y की जगह 1 है, यहाँ पर भी y की जगह 1 है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, यानी ऐसा करेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, एक बार इस पहले वाले का स्क्वायर कर दो और फिर माइनस का साइन डालो, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ना इसका स्क्वायर कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो देखो h की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1.6। ठीक है, √3 + 1 डिवाइड, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे √5 लिखा है, इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा।
√7 लिखा है, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा। √11 लिखा है, इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस स्क्वायर से रूट हट नहीं जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हो सर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो मैंने माइनस का माइनस और 1 की जगह तो 1 ही आएगा। आप ये मत बोलना सर ये प्लस हो जाएगा, प्लस जब होता है जब ये ब्रैकेट में होता है, ये ब्रैकेट में मतलब अंदर वाले साइन पे, तो ये तो पहले से माइनस लिखा तो माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ तक हम आ गए थे ना, एच की वैल्यू क्या थी, 1.6 √3 + 1 √3 + 1, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2 से मैं काट सकता हूँ, 16 को 8 बार में आएगा। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ तो देखो अब आंसर कैसे आएगा। h = ये 8 है तो 8 लिखो, नीचे तो 1 बचेगा तो 1 को छोड़ सकते हो, ब्रैकेट में √3 + 1। अब यहाँ पे पॉइंट था ना, कितने के बाद पॉइंट है, सीधे हाथ से गिनना होता है, कितने के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद पॉइंट है। तो आप भी क्या करो, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले कुछ लिखा है, नहीं लिखा तो 0 लगा दो, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना दोस्तों क्या मैंने समझाया आपको, यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और हिंदी में ये लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपने एक चीज़ बोला था क्या, क्योंकि ये कितनी ऊंचाई थी, 1.8 मीटर में थी, तो यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी थी दोस्तों, h। तो आपको यहाँ पे जो मैंने h निकाला है इसके आगे मीटर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई कमी है लाइक तो वो भी जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।